4 फरवरी 2019 दिन बुधवार गांव के पास से जंगल में से पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। वो लोग बताते हैं कि हमें झाड़ियों में एक पैर मिला है, जिसे देख के ये ऐसा लगता है कि ये पैर एक 12-13 साल के बच्चे का होगा। अब ये खबर सुनने के बाद पुलिस सीधे जंगल जाती है। जंगल में जाके उस पैर को जब्त करती है और उस पैर के बारे में जानकारी लेती है कि ये पैर किसका हो सकता है। तब पुलिस इस पैर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि ये पैर जंगल के पास ही गांव के एक छोटे से बच्चे का है, जिसकी उम्र 12 साल है और उस बच्चे का नाम मंगेश है। अब सवाल ये था कि उस छोटे 12 साल के बच्चे के साथ इतनी बेरहमी और क्रूरता आखिर किसने दिखाई और क्यों। अब इसके चलते पूरे गांव में दहशत का माहौल सा बन गया था। अब कोई भी माँ अपने बच्चे को अकेले घर से बाहर जाने के लिए रोक रही थी, क्योंकि सभी लोग ये मान रहे थे कि मंगेश की हत्या किसी जादू टोना वाले या तंत्र मंत्र करने वाले आदमी ने की है। लेकिन पूरे के पूरे गांव की और मंगेश के परिवार की आंखें जब फटी की फटी रह जाती हैं जब उनके सामने सच्चाई आती है। दोस्तों, ये केस 2019 में सारे देश में सुर्खियां बटोर चुका है, क्योंकि इस केस में हमें सस्पेंस, थ्रिल और ड्रामा भी देखने के लिए मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के जलगांव के एक छोटे से गांव चहाड़ी गांव से। यहाँ एक छोटा सा परिवार रहता था, यानी कि एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में 4 लोग रहा करते थे। गणेश पाटिल, उसकी माँ गीताबाई और दंदू पाटिल और उसकी एक बहन। अब दंदू पाटिल मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे होते हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि उनके जो करीबी रिश्तेदार जो होते हैं वो उनके साथ उसी गांव में उनके आसपास ही रह रहे होते हैं। 2 फरवरी 2019 को शनिवार का दिन होता है। हाफ डे की वजह से मंगेश पाटिल रोजाना के समय से पहले ही घर पे आ जाता है। घर पे आके अपनी माँ से कहता है, माँ मैं शौच के लिए बाहर जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में भी गांव में लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं, इसलिए मंगेश भी शौच के लिए बाहर गया था। और इधर उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो अभी स्कूल से आया है और शौच के लिए चला गया है। अब वो वापस आएगा तो खाना पीना भी बनाएगा और वो उसके खाने पीने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन उसके माँ के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि मंगेश पाटिल वापस कभी आता ही नहीं है। उसकी माँ सोचती है कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया होगा। वो गांव में जाके ढूंढती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। अब शाम हो जाती है और शाम को मंगेश पाटिल के पिता अपने काम से घर आते हैं। अब जैसे ही मंगेश के पिता घर पे आते हैं तो मंगेश की माँ मंगेश के पिता को बताती है कि मंगेश स्कूल से आज जल्दी आ गया था, वो शौच के लिए गया था, लेकिन वो अब तक घर नहीं आया। जैसे ही उसके पिता सुनते हैं, वो कहते हैं अब तक घर नहीं आया, तो वो लोग क्या करते हैं, गांव में जो उसके दोस्त होते हैं उनके घर पे जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मंगेश यहाँ पे आया, क्या यहाँ पे खेल रहा है। तो वो सब लोग मना करते हैं। तो गांव के लोगों को बताते हैं ऐसे ऐसे बात है, हमारा बच्चा आज गायब है और दोपहर से ही वो हमें से ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। अब पूरा गांव सदमे में आ गया था कि आखिर बच्चा कहाँ गया। तो पूरा गांव मिलकर उस बच्चे को ढूंढ रहा था। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती जा रही हैं, सुबह हो गई, लेकिन मंगेश अभी तक नहीं मिला। सुबह होते ही मंगेश के पिता और गांव वाले एक निर्णय लेते हैं कि चलो पुलिस थाने में चलते हैं और मंगेश की रिपोर्ट लिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों 12 साल का बच्चा लापता हो गया है, ये कोई आम बात नहीं है। तो वो सारे गांव वाले लोग और मंगेश के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे रिपोर्ट लिखाते हैं तो पुलिस तुरंत ही एक्शन में आ जाती है। पुलिस तुरंत ही जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या तुमने मंगेश को देखा था, अगर देखा था तो कहाँ देखा था और कितने बजे तक देखा था। तो पूछताछ में ऐसा कुछ पता चलता नहीं है। पुलिस को बस इतना पता चलता है कि मंगेश को 2 फरवरी वाले दिन सिर्फ दोपहर तक खेत की ओर जाते हुए देखा गया था। अब पुलिस सोचती है कि आखिर 12 साल का बच्चा कहाँ गायब हो सकता है। अगर वो 16, 17, 18, 20 साल का होता तो हम ये सोच सकते थे कि उसका कोई लव मैटर होगा, वो किसी लड़की के साथ भाग गया होगा। लेकिन 12 साल का बच्चा कहाँ गायब हो सकता है, इसको सोचकर पुलिस भी खुद हैरान थी। अब जांच पड़ताल करते करते 3 फरवरी का पूरा दिन और रात गुजर जाती है। अब आती है 4 फरवरी की सुबह। अब इधर मंगेश की माँ और उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल था। दोस्तों, जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसके गांव में उसके साथ रहते थे, वो उसका पूरा साथ देते हैं। वो उसे सांत्वना दे रहे होते हैं कि मंगेश जल्दी मिल जाएगा। और इधर पूरा गांव
मंगेश की वजह से परेशान था कि गांव का एक बच्चा गायब कैसे हो गया। अगर एक बच्चा गायब हो सकता है तो दूसरा भी हो सकता है। तो सारे गांव में सदमा था। वो सब लोग मिलकर मंगेश को ढूंढ रहे थे। दोस्तों, मंगेश के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। मंगेश क्या है, छोटा तो भले ही था, लेकिन वो गांव में जब मंदिर में पूजा पाठ हुआ करता था, कोई भजन कीर्तन हुआ करते थे, तो वहाँ पे जाके हिस्सा लिया करता था। तो सब लोग उसे देख के खुश होते थे कि ये देखो छोटा सा बच्चा है लेकिन पूजा पाठ करने आ रहा है। अब दोस्तों, ये 4 फरवरी का दिन होता है। तो उसी गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक आदमी टहल रहा होता है, किसी काम से जाता है। तो वो देखता है कि झाड़ियों में एक पैर पड़ा है। वो भी राइट साइड का पैर है, पूरी बॉडी नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ एक पैर था। उस पैर को देखकर वो आदमी सन्न हो जाता है, वो सदमे में आ जाता है। अब वो आदमी तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस हरकत में आती है। जैसे ही पुलिस हरकत में आती है तो उस पैर को जब्त किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। तो पता चलता है कि ये किसी 12-13 साल के बच्चे का है। अब ये जैसे ही पता चलती है कि 12-13 साल के बच्चे का है तो स्थानीय लोग ये सोचते हैं कि कहीं ये पैर मंगेश का ही तो नहीं है। दोस्तों, ये खबर जैसे ही मंगेश की माता पिता को मिलती है तो वो लोगों का रो रो कर हाल बुरा हो जाता है। और उसकी माँ तो अपनी सुध खो देती है, बेहोश होने की कगार पे आ जाती है। क्योंकि उसकी माँ को कहीं ना कहीं पे ये उम्मीद तो थी कि उसका बेटा खो गया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका बेटा वापस लौटकर जरूर आएगा। और इस खबर के बाद उनकी वो छोटी सी उम्मीद भी टूट जाती है। अब ये कहना कि ये पैर मंगेश का ही है, ये बात अभी सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि ये पैर किसी और का भी हो सकता है, पूरी शरीर थोड़ी मिला है अभी। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि यहाँ पे अगर एक पैर मिला है तो हमें ढूंढने पर यहाँ पे बॉडी जरूर मिलेगी। अब पुलिस की सारी टीम जंगल के अलग अलग हिस्सों में बच्चे के बॉडी पार्ट्स को ढूंढने में लग जाती है। अब पुलिस जैसे जैसे जंगल में ढूंढना शुरू करती है तो थोड़ा थोड़ा करके उसको बच्चे के बॉडी पार्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब बच्चे के पूरे बॉडी पार्ट मिल जाते हैं, बस उसकी सर की मतलब उसकी गर्दन नहीं मिलती, उसका सर नहीं मिलता। अब जब पुलिस उसके बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करती है, उसके बाद में मंगेश के माता पिता को बुलाती है और कुछ कपड़े और शरीर के निशानों को देखकर मंगेश के माता पिता ये कंफर्म कर देते हैं कि ये मंगेश ही है और ये उनका बेटा ही है। अब दोस्तों, मंगेश की लाश मिल चुकी है तो अब यहाँ से पुलिस ने मंगेश को ढूंढना तो बंद कर दिया, क्योंकि मंगेश तो मर चुका है। अब पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया कि जिसने मंगेश को मारा है, क्योंकि मंगेश अपनी जो सामान्य मौत होती है उससे नहीं मरा, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। तो सारा गांव भी इस बात को लेकर आक्रोशित होता है कि एक गांव के बच्चे की किसी ने शरीर काट काट के हत्या आखिर कैसे की। दोस्तों, जिस हालात में जिस तरह से मंगेश की बॉडी मिली थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस मंगेश की हत्या किसी काले जादू करने वाले ने, किसी तांत्रिक आदमी ने की है। दोस्तों, इस बात पे जोर इसलिए भी दिया जा रहा था कि उस दिन पूरे 27 साल बाद मौनी अमावस्या अपने चरम पर थी। दोस्तों, कहते हैं कि ये समय तांत्रिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अर्पित होता है कि जो बुरी आत्माओं के लिए दूसरी आत्माओं को अर्पित करते हैं और अपनी ताकत बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं बस आपको वही बात बता रहा हूँ जो चीज़ न्यूज़ में आई थी और जो वहाँ के लोग बोल रहे थे। अब हम इस मैटर को दूसरी तरीके से देखते हैं। तो अगर हम कहें कि मंगेश को किसी ने किडनैप कर लिया था और वो उसके घर वालों से फिरौती मांगने चाहता था और उसके घर वालों ने फिरौती के पैसे नहीं दिए, इसलिए उसको मार डाला। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही बता दिया था कि मंगेश बहुत ही गरीब घर का लड़का था, तो उसके घर से फिरौती तो किसी को मिलनी ही नहीं थी। तो अब मंगेश को आखिर किसने और क्यों मारा? और मंगेश के परिवार वालों की किसी से ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी कि वो उनके बेटे मंगेश को मार दें। मतलब कि अभी कोई भी एंगल ऐसा नहीं दिख रहा था कि मंगेश को किसी ने मार दिया, या तो फिरौती के लिए या किसी दुश्मनी थी या कोई और बात थी। दोस्तों, कोई भी ऐसा मैटर नहीं था कि मंगेश को कोई मार सके। छोटे बच्चों को आखिर कौन मारेगा? इसीलिए सारे गांव के लोग इस मैटर को तंत्र विद्या से जोड़कर देख रहे थे। पर अफसोस, पुलिस वालों के हाथ में अभी कुछ भी नहीं आ रहा था। पुलिस वालों के हाथ में ऐसा कोई भी सबूत नहीं आया था जिससे कि वो इस केस को सॉल्व कर सकें। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गांव देहातों में कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगाता नहीं है
कि उनके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये देख सकें। लेकिन वहाँ पे एक ज्वेलर की दुकान थी और उस ज्वेलर की दुकान पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, सीसीटीवी कैमरा तक पहुँचने से पहले पुलिस ने अपने जो कुत्ते होते हैं सूंघने वाले, वेल ट्रेंड कुत्ते जो होते हैं, उनका सहारा लिया। पुलिस ने क्या किया, जिस जगह पे मंगेश की लाश पाई थी वहाँ पे ले जाके अपने 2-3 कुत्ते खुले छोड़ दिए। अब जब पुलिस ने कुत्तों को खुला छोड़ दिया तो वो सूंघते सूंघते विक्टिम यानी कि मंगेश पाटिल के घर के सामने जाके खड़े हो गए। अब पुलिस वाले ये चीज़ देख रहे थे कि ये कुत्ते आखिर उसके घर के सामने क्यों गए हैं। वहाँ पे गांव के लोग भी आए थे क्योंकि वो पहली बार देख रहे थे कि कुत्ते कैसे काम करते हैं। अब ये सब लोग इस चीज़ को देख के चौंक गए कि आखिर कुत्ते वहाँ पे जाके क्यों रुके हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले उन कुत्तों को दोबारा से उसी जंगल में ले जाकर खड़ा करते हैं और फिर से वहाँ से छोड़ते हैं। अब क्या होता है, अब कुत्ते सूंघते सूंघते फिर से मंगेश पाटिल के घर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये कुत्ते ये बताना चाहते हैं कि ये घर विक्टिम यानी कि मंगेश पाटिल का घर है और इसकी लाश वहाँ पे पाई थी, तो इसलिए पुलिस वाले इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उसके बाद वो वहाँ पे ढूंढते ढूंढते उस ज्वेलर की दुकान पे जाते हैं जहाँ पे कि कैमरा लगा हुआ था। अब पुलिस वाले उसकी सारी की सारी फुटेज अच्छी तरह से तलाश करते हैं इस उम्मीद में कि इस फुटेज में उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। पुलिस को उस फुटेज में कुछ अजीब देखने के लिए मिलता है। उन्हें देखने के लिए मिलता है कि एक भिखारी होता है जो कि उस एरिए में उसी दिन 1 से 2 घंटे के अंतराल में 2-3 बार गुजरता है। अब पुलिस वाले उस भिखारी को अच्छी तरह से देखते हैं। वो देखते हैं कि उसने क्या पहना हुआ है, उसके हाथ में क्या है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए, दाढ़ी आ रही है नहीं आ रही, वो उस अच्छी तरह से देख रहे होते हैं। तो वो उस पर ध्यान देते हैं कि उस भिखारी के पास में एक पोटली होती है और वो पोटली अच्छी खासी बड़ी होती है। वो इतनी बड़ी होती है कि पुलिस वाले ये सोचते हैं हो ना हो ये इतनी बड़ी पोटली है कि इसमें कोई भी बच्चे को रख सकता है, हो सकता है कि इसमें मंगेश हो। अब फुटेज में उस भिखारी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, एक आर्टिस्ट को बुलाते हैं और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से उससे आर्टिस्ट उसकी स्केच बनवाते हैं। और उसका स्केच बनने के बाद पूरे गांव में ऐलान कर दिया जाता है कि जो भी आदमी इस भिखारी के बारे में बताएगा उसे अच्छी खासी इनाम में एक नगद राशि दी जाएगी। अब ये सब करते करते बहुत दिन बीत चुके थे। पुलिस वालों के हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया था। अब एक दिन पुलिस वालों की पूरी टीम एक साथ बैठती है और मीटिंग करते हैं इस बात पर कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई ऐसा पहलू सोच छूट रहा हो जो कि हमारी आंखों के सामने है लेकिन हमें वो दिख ना रहा हो। अब उनमें से एक पुलिस वाला बोलता है कि सर, हमने जो कुत्तों को भेजा था, सर्च डॉग जो होते हैं, हमने 2 बार ट्रायल लिया था। वो कुत्ते कहीं नहीं जाते, वो सीधे मंगेश के घर पे जाके रुक रहे थे। तभी सभी पुलिस वालों का सर घूमना शुरू होता है कि अरे हाँ, हमने हर जगह देख लिया, पूरी दुनिया में देख लिया मंगेश के कातिल को, लेकिन हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि हमने मंगेश के घर में कुछ भी सर्च नहीं किया। अब पुलिस की सारी टीम मंगेश के घर पे जाती है, उसके घर में तलाशी लेती है, उसके आसपास के लोगों से पूछती है कि मंगेश देखा, किसके साथ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भी अब पुलिस को निराशा ही हासिल होती है। अब पुलिस उनके घर के मेंबरों की तलाशी लेती है कि उनके घर में कितने लोग हैं, आखिर ये क्या करते हैं, किससे मिलने जाते हैं, कौन इनसे मिलने आता है, इनके यार दोस्त कौन कौन हैं, काम पे कितने बजे जाते हैं। तो पुलिस इनके आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करती है कि इनके घर पे कौन कौन आता है, कौन कौन इनका दोस्त है और इनके घर पे ज़्यादा कौन आता है, कम कौन आता है। और गांव का एक आदमी पुलिस को बताता है कि इनके घर पे एक लड़का बहुत ज़्यादा आया जाया करता है। अब पुलिस कहती है कि कौन है भाई वो लड़का। वो लड़का होता है समाधान पाटिल, जो कि मंगेश पाटिल के घर पे अक्सर आया जाया करता था। अब तुरंत ही पुलिस वाले बिना देर किए समाधान पाटिल को पूछताछ करने के लिए थाने बुला लेते हैं और उसको सामने बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मंगेश पाटिल के घर पे आखिर क्यों आया जाया करते हो, तुम्हारा क्या लेना देना है और इतना क्यों जाते हो, तुम्हें कोई काम है या बिना काम है क्यों जाते आते रहते हो। समाधान पाटिल कहता है कि सर, वो मेरे सगे मामा मामी हैं, हम लोग एक ही गांव में रहते हैं, तो हमारा तो आना जाना रहेगा, क्या मैं अपने मामा के घर पे नहीं जा सकता। अब पुलिस को पता चलता है ये तो भांजा निकला। अब यहाँ पे भी पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अब यहाँ पे भी निराशा ही हासिल हुई।
अब पुलिस उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब पुलिस क्या करती है, समाधान पाटिल के ऊपर नज़र रखती है कि ये कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि समाधान पाटिल अपने मामा के घर पे खूब जाया करता था, लेकिन वो अपने मामा के घर पे तभी जाता था तब उसकी मामी घर में अकेली हुआ करती थी, यानी कि उसका मामा जब घर पे नहीं हुआ करता था और उसके दोनों बच्चे स्कूल में हुआ करते थे। अब ये हरकत उसे संदेह के घेरे में खड़ा कर देती है कि वो आखिर ऐसा क्यों करता है, जब घर पे कोई नहीं होता, सिर्फ उसकी मामी होती है, तभी वो घर क्यों जाता है। अब उसे शक की बुनियाद पे दोबारा से थाने में उठा के लाया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उससे उल्टे सीधे सवाल कर रहे होते हैं तो वो हवा में तीर छोड़ देते हैं और जो हवा में छोड़ा हुआ तीर था वो सटीक निशाने पर लगता है। पुलिस वाले संविधान से कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि तुमने मंगेश पाटिल को आखिर कैसे और क्यों मारा। अच्छा रहेगा कि तुम अपने मुंह से सारी सच्चाई बता दो, वरना हम तुमसे सारी बात आसानी से उगलवा सकते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर संविधान पाटिल डर जाता है और वो एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। दोस्तों, संविधान पाटिल अब जो कहानी पुलिस वालों को बताता है उसमें 3 कैरेक्टर होते हैं। उसमें पहले संविधान पाटिल होता है, दूसरा उसका दोस्त राजेंद्र होता है और तीसरा मंगेश पाटिल की माँ गीताबाई होती है। दोस्तों, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि गीताबाई कहाँ से आ गई। बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एक माँ आखिर अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। आगे वो बताता है कि वो अपने मामा मामी के घर पे नॉर्मली आया जाया करता था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके जितने रिश्तेदार थे उसी गांव में रहते थे, तो आसपास घर थे, तो वो अपने मामा मामी के घर पे आया जाया करता था। अब क्या होता है, उसका मामा जो है कई कई दिन के लिए बाहर जाया करता था गाँव पे, और कभी कभी पूरे दिन के लिए भी जाता था, 2-2 दिन के लिए भी जाता था, और उसके जो बच्चे थे वो स्कूल चले जाया करते थे। जब वो अपने मामा के घर पे ज़्यादा आया जाया करता था तो कभी कभी क्या होता है कि उसकी मामी उसे घर पे अकेली मिला करती थी। अब भांजा अपने मामा मामी के घर पे आया जाया करता है। अब मामा तो रहता है बाहर, बच्चे रहते हैं स्कूल में। अब भांजा आ रहा है, जा रहा है। अब मामी क्या करती है, अपने सारे रिश्तों को भूल जाती है और अपने भांजे के साथ अवैध संबंध बना लेती है, यानी कि वो उसके प्यार में पड़ जाती है और उसे कुछ सुध नहीं रहती कि मेरा भांजा है, बेटे समान है, और वो उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। अब एक दिन क्या होता है, संविधान पाटिल अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल के साथ बैठा होता है और बाती बातों में वो बता देता है कि वो कैसे कैसे अपने मामा के घर जाता है और अपनी मामी के साथ गुरछल्ले उड़ाता है, वो खूब वहाँ पे मज़े करता है। अब वो अपनी बात को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा था कि जो उसका दोस्त वहाँ पे बैठ के उसकी बात सुन रहा था, उसके मन में भी तरंगे उठ बैठी और वो संविधान से बोलता है कि यार देख, तेरी मामी तो है, तो कुछ ना कुछ करके मेरी भी जुगाड़ अपनी मामी से लगवा दे। अब संविधान पाटिल अपनी मामी के पास जाता है और वो बताता है कि मेरा एक दोस्त है, बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, और वो भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं उसको ले आऊँ और हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ जो करते हैं वो करते आएंगे। उसकी मामी ये सारी बात सुन के उससे मना नहीं करती, बल्कि उसके साथ सहमत हो जाती है। अब क्या होता है, संविधान पाटिल अपने दोस्त राजेंद्र को लेकर गीताबाई के घर पे रोजाना आया करता है। अब कभी कभी जब संविधान पाटिल नहीं होता तो राजेंद्र अपने आप आ जाया करता है, उन दोनों का उनके घर पे आना जाना लग जाता है। अब ये सारी बातें बहुत लंबे समय तक चलती रहीं, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि उसके पीठ पीछे आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि जो संविधान पाटिल था वो उसका भांजा था, वो अपने घर पे आ सकता है और वो मामा अपने भांजे पे शक भी नहीं कर सकता, ये तो उनके बेटे समान है भाई, वो अपनी मामी के साथ ऐसा कुछ गलत थोड़ी करेगा। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। अब 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन आता है। अब शनिवार के चलते उस दिन मंगेश पाटिल का हाफ डे हो जाता है। हाफ डे की वजह से मंगेश पाटिल समय से पहले ही अपने घर पहुंच जाता है। अब घर पे जैसे ही मंगेश पाटिल आता है, वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं शौच के लिए जा रहा हूँ। अब वो शौच की बोलकर खेत की ओर निकल जाता है और उसके पीछे से ही राजेंद्र पाटिल की एंट्री हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, राजेंद्र पाटिल वही है, संविधान पाटिल का दोस्त। अब वो उसके घर पे क्यों आया है, क्या लेने आया है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब वो दोनों अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और
मंगेश पाटिल की माँ ये भूल जाती है कि उसका बेटा मंगेश पाटिल आज स्कूल से जल्दी आ गया है और वो शौच के लिए खेत में गया है। मंगेश पाटिल की माँ गीताबाई अपने कार्यक्रम में इतनी मसरूफ़ हो गई कि वो ये भूल गई कि मंगेश पाटिल कभी भी घर पे आ सकता है, और उसने दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से लॉक भी नहीं किया था। अब मंगेश पाटिल थोड़ी ही देर में अपना शौच से फ्री होकर अपने घर की ओर आता है। वो दरवाज़ा खटखटाता नहीं है क्योंकि उसका घर है। अब वो सीधा आके दरवाज़ा खोलता है और अपनी माँ को और राजेंद्र पाटिल को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। दोस्तों, मंगेश पाटिल अभी कुछ समझ ही पाता उससे पहले ही राजेंद्र पाटिल घबरा गया और हड़बड़ाहट में उसने पास ही पड़ी लाठी उठाकर मंगेश पाटिल के सर में दे मारी। मंगेश पाटिल वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो चेक करते हैं कि वो बेहोश नहीं हुआ, वो मर चुका है। अब गीताबाई क्या करती है, वो सबसे पहले संविधान पाटिल को फ़ोन करती है और उसे बुलाती है। अब संविधान पाटिल जैसे ही ये बात सुनता है कि उसका बेटा मर चुका है, तो संविधान पाटिल भागा भागा अपनी मामी के घर आता है और अब वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। वो तीनों मिलकर उस बच्चे को एक बोरी में भरते हैं और रात होने का इंतज़ार करते हैं। अब क्या होता है, सर्दियों की रात होती है तो जल्द ही सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। अब रात होते ही वो तीनों लोग उस बोरे को उठाकर जंगल की ओर ले जाते हैं और उस बोरे में से उस लाश को निकालते हैं और एक धारदार हथियार से उस छोटे से बच्चे के शरीर के हिस्से करते हैं छोटे छोटे और उसे ले जाकर जंगल में इधर उधर फेंक देते हैं ताकि उस बच्चे की लाश के जो टुकड़े हैं उसको जानवर खा लें और किसी को पता भी ना चल पाए। दोस्तों, जैसे ही ये कहानी गांव के लोगों को पता चली, सारा का सारा गांव इस कहानी को सुनकर सन्न हो गया। वो ये सोचने लगे कि ये वही माँ है जो भी 4 दिन पहले अपने बच्चे के गुमशुदा होने की वजह से बुरी तरह से रो रही थी, तड़प रही थी, बिलख रही थी, और इसी माँ ने अपने बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। दोस्तों, अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। उस बात को आप अच्छी तरह से सुनिएगा, उसके बाद में इस बारे में आप मेरे को अपनी राय दीजिएगा। आपने छोटे पिल्ले देखे हैं? पिल्ले जो होते हैं, कुत्ते के बच्चे जो होते हैं, कभी आप उनको देखना, जब उनको कुत्तों को कोई मारता है ना, वो उसकी कुतिया जो होती है वो आ जाती है। ये कुतिया कभी अपने बच्चों को नहीं मारती। आप देखिएगा, आप कभी कुतिया जो होती है वो अपने बच्चों को कभी नहीं मारती। ये जो औरत थी ना, उस कुतिया से भी गई बीती थी। आप अपने आप ही बताइएगा, क्या उसने सही किया अपने बच्चे की हत्या करके? एक कुतिया उससे ज़्यादा अच्छी होती है। वो औरत उस कुतिया से भी गई बीती थी। अपनी राय आप मेरे को ज़रूर दीजिए इस औरत के बारे में, और आप कहाँ से हमारी इस स्टोरी को सुन रहे हैं, अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपका नाम अपनी स्टोरी में ले सकें। और इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है दोस्तों, बस आपको